हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नर्सिंग के यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी पे। और अपन वाइटल साइंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे फंडामेंटल क्लासेस में। तो वाइटल साइन के बारे में अपन ने टेम्परेचर क्या होता है और पल्स क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया था। तो नेक्स्ट आपका वाइटल साइन है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? आपका एयर का इनहेल करना आपके लंग्स के अंदर और उसको क्या करना, एक्सहेल करना, वो क्या होता है आपका रेस्पिरेशन। ठीक है, इनहेलेशन ऑफ एयर इनटू द लंग्स एंड एक्सहेलेशन ऑफ द एयर इनटू द लंग्स। ठीक है, ऐसा क्यों जरूरी है? आपकी लाइफ का प्रॉपर आपका जो फंक्शन है, आपकी जो मेटाबॉलिक डिमांड के लिए जो आपका ऑक्सीजन की नीड है, वो किस कौन से सिस्टम के थ्रू कंप्लीट हो रही है? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो अगर अपन डेफिनेशन की बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में, तो डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर इनटू द लंग्स। ठीक है, लंग्स के अंदर इनहेलेशन करना और एक्सहेलेशन करना किसका? एयर का, वो क्या होता है आपका? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हो तो यहाँ पे दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एक इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। एक्सटर्नल की अगर मैं बात करूँ तो उसको दूसरा नाम अपन डिफ्यूजन भी दे सकते हैं। ठीक है, आपकी एल्वियोलाई और आपके ब्लड के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है उसको तो क्या बोलेंगे अपन? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलेंगे। और आपके ब्लड और आपके टिश्यू के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल रेस्पिरेशन अपन नाम देंगे। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, पहला टाइप बताया मैंने आपको, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इसको दूसरा नाम अपन ने क्या दिया था? डिफ्यूजन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। आपके ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, वो क्या होता है आपका? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अगर हम बात करता हूँ सेकंड वन आपका है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि आपके ब्लड और आपके टिश्यूज के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन? इंटरनल रेस्पिरेशन। इसका नाम मैंने क्या बताया? परफ्यूजन। इसको किस नाम से जानते हैं अपन? परफ्यूजन के नाम से। ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड और टिश्यू के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है उसको क्या नाम दे रहे हैं अपन? इंटरनल रेस्पिरेशन नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दो टाइप का रेस्पिरेशन हो गया, एक तो इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया, एक आपका हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, अगर रेगुलेशन की बात करता हूं तो यहाँ पे आपका कौन करता है? ब्रेन स्टेम इसको क्या करता है? रेगुलेट करता है। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को कौन रेगुलेट करता है? ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के अंदर भी दो पार्ट होते हैं आपके, एक मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, एक पोन्स होता है। ठीक है, तो अगर रेट की बात करूं कि पर मिनट आपके कितने रेस्पिरेटरी साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, तो उसको कौन रेगुलेट करता है? आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर मैं डेप्थ की बात करूं, डेप्थ का मतलब यहाँ पे मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप जैसे एक इनहेल करने पे आप कितना ml ऑफ एयर कितना इनहेल करते हो, तो 500 ml जो एयर है वो आप क्या करते हो? इनहेल करते हो। ठीक है, तो उस 500 ml को लेवल को अपन क्या बोलते हैं? डेप्थ बोलते हैं। तो इस डेप्थ को कंट्रोल करता है आपका पोन्स। कौन कंट्रोल करता है? पोन्स। ठीक है, देखते हैं। रेगुलेटेड बाय ब्रेन स्टेम। ठीक है, इसके अंदर भी आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करें तो अपन ये क्या करता है? रेट को कंट्रोल करता है आपका। एंड सेकंड वन इज पोन्स। पोन्स किसको कंट्रोल करता है? आपके डेप्थ को। ठीक है, डेप्थ को कौन कंट्रोल करता है? पोन्स। तो ये था रेगुलेशन के बारे में।
रेस्पिरेशन की डेफिनेशन अपन ने यहाँ पे देखी, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन अपन ने यहाँ पे देखे, ठीक है। इसके बाद में आपने देखा कि रेगुलेशन कौन करता है। नेक्स्ट अपन होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे होगा आपका रेट हो गया, रिदम हो गया, ठीक है। तो ये क्या होंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेशन की बात करता हूं तो यहाँ पे तीन होंगे, यहाँ पर रेट, रिदम एंड डेप्थ, रेट, रिदम एंड डेप्थ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रेट की, सबसे पहले अपन बात करेंगे रेट की। पहला कैरेक्टरिस्टिक आपका रेट, जैसा अपन ने पल्स रेट के बारे में बताया था मैंने आपको, ठीक है, कि आपके पर मिनट हार्ट रेट को अपन क्या बोलेंगे, पल्स रेट बोलेंगे, ठीक है। ना 1 मिनट के अंदर टोटल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स को अपन ने क्या दिया था, हार्ट रेट नाम दिया था। सेम एज हियर, यहाँ पे रेट के बारे में अगर बात करूं, रेस्पिरेटरी रेट, 1 मिनट के अंदर कंप्लीट होने वाले ब्रीदिंग साइकिल्स को अपन क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है। 1 मिनट के अंदर कंप्लीट होने वाले रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए, नंबर ऑफ breathing cycle occurs in 1 minute, ठीक है। 1 मिनट के अंदर कंप्लीट होने वाले ब्रीथिंग साइकिल्स को अपन क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी रेट। अगर मैं रेट की बात करता हूं तो यहाँ पे नियोनेट के अंदर रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, एडल्ट में कितना होता है, ओल्ड एज के अंदर कितना होता है। तो नॉर्मल अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं न्यूनेट्स के अंदर। अगर मैं न्यूनेट्स की बात करता हूं तो यहाँ पे आपका जो रेस्पिरेटरी रेट होगा वो 30 to 50 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। 30 to 50 ब्रीथ यहाँ पे आपका पर मिनट होगा न्यूनेट्स में, ठीक है। एडल्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे होगा 12 से 20। एडल्ट के अंदर कितना होगा, 12 to 20, 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। अगर मैं बात करता हूँ ओल्ड एज के अंदर, तो ओल्ड एज के अंदर होगा पर 10 to 18 ब्रीथ पर मिनट। ये हो गया अकॉर्डिंग टू एज, एज फैक्टर पे आपका रेट किस तरीके से रेफर करता है, ठीक है। एज की अगर बात करूं तो नियोनेट्स के अंदर कितना होगा आपका 30 से 50 ब्रीथ पर मिनट देखने को मिलेगा। एडल्ट के अंदर बात करते हैं तो 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट देखने को मिलेगा। और ओल्ड एज की अगर बात करूं तो 10 to 18 ब्रीथ पर मिनट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ जेंडर के बेस पे, जेंडर के बेस पे अगर बात करता हूं तो फीमेल की रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, मेल के कंपैरिजन में, ठीक है। फीमेल की जो रेस्पिरेटरी रेट है वो ज्यादा देखने को मिलेगी आपको किसके कंपैरिजन में, मेल के कंपैरिजन में। हाई एल्टीट्यूड, यानी कि ऊंचाई पे अगर देखें तो ऊंचाई पे क्या होता है, आपकी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और आपकी बॉडी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है क्या करना है, एक्स्ट्रा वर्क करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे आपको रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होगी, ज्यादा देखने को मिलेगी। तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होगा, इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्सरसाइज के दौरान। एक्सरसाइज हो गया आपका, एक्सरसाइज पे अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे भी रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होगा आपका, ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके एक्सरसाइज के दौरान एनर्जी का यूज होगा और उस एनर्जी को फॉर्म करने के लिए आपको मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ हाइपोक्सिया हो गया एंड पेन हो गया। हाइपोक्सिया यानी कि टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी, या फिर मैं बात करता हूँ पेन, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा नॉर्मल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ टेम्परेचर की, अगर फीवर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये मैंने आपको टेम्परेचर जब आपका पढ़ा रहा था मैं वाइटल साइन, वहां पे मैंने डिस्कस किया था कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस दौरान आपका कितना 4 ब्रीथ पर मिनट तक आपका क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। 4 ब्रीथ पर मिनट तक का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि फीवर में भी क्या देखने को मिलेगा,
फीवर के अंदर भी क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, आर यहाँ पे भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा किसके दौरान, फीवर के दौरान। अगर मैं बात करता हूँ कि दो टर्म्स यहाँ पे आपके होते हैं, एक टैकीपनिया होता है, एक ब्रेडिपनिया होता है। ठीक है, एक टैकीपनिया होता है, एक ब्रेडिपनिया होता है। पहली टर्म है आपकी टैकीपनिया। टैकीपनिया की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट आपको देखने को मिलेगा अगर आपका रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर देन 24 ब्रीथ पर मिनट अगर है तो उस कंडीशन को क्या नाम देंगे अपन, टैकीपनिया नाम देंगे। अगर मैं ब्रेडिपनिया की बात करता हूं तो ब्रेडिपनिया में क्या होगा, आपका रेस्पिरेटरी रेट कम देखने को मिलेगा। अगर लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट, लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट अगर आपका वहां पे रेस्पिरेटरी रेट है तो उसको क्या, कौन से कंडीशन अपन नाम देंगे, ब्रेडिपनिया। ठीक है, एक होता है यूपनिया, एक होता है यूपनिया। अगर मैं यूपनिया की बात करता हूं तो यहाँ पे ये क्या होता है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी साइकिल आपका होता है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, इसको क्या नाम देंगे अपन, यूपनिया। तो यहाँ पे तीन टर्म हो गए, एक टैकीपनिया हो गया, ब्रेडिपनिया हो गया और तीसरा आपका यूपनिया। यूपनिया नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट को बोलते हैं। टैकीपनिया अगर ग्रेटर देन 24 आपकी ब्रीदिंग साइकिल्स हो जाती है तो उसको क्या नाम देंगे अपन, टैकीपनिया देंगे। और ब्रेडिपनिया की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आपका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारा कंडीशन था आपका रेट के बारे में। ठीक है, रेट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो 1 मिनट में कंप्लीट होने वाले ब्रीथिंग साइकिल्स को अपन क्या नाम दे रहे थे, रेट ऑफ रेस्पिरेशन नाम दे रहे थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि एज के ऊपर क्या वेरिएशंस होंगे, एज वेरिएंट्स की मैंने बात करी तो यहाँ पे नियोनेट्स के अंदर 30 से 50 ब्रीथ पर मिनट होते हैं। एडल्ट की अगर बात करूं तो 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होते हैं। ओल्ड एज की अगर मैं बात करता हूं तो 10 to 18 ब्रीथ पर मिनट आपको देखने को मिलेगा। जेंडर की बात करिए अपन ने, फीमेल के अंदर, फीमेल जेंडर के अंदर ज्यादा रेस्पिरेटरी रेट देखने को मिलेगी किसके बजाय, मेल के बजाय। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करता हूँ हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड में भी इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट देखने को मिलेगी क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ड्यू टू डिक्रीज O2 डेंसिटी। एनवायरमेंटल एयर के अंदर ऑक्सीजन की डेंसिटी कम हो जाती है। अगर नॉर्मल एनवायरमेंटल एयर के अंदर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो कितना होता है, 21%। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एनवायरमेंटल एयर, तो ये कितना होता है आपका, 21%। ठीक है, तो 21% एयर के अंदर 21% किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करी, एक्सरसाइज हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, पेन हो गया। ठीक है, इन सब के अंदर क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ब्रीथिंग साइकिल कितना बढ़ जाएगा, 4 ब्रीथ पर मिनट तक आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, यूपनिया क्या होता है आपका, नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न को क्या बोलते हैं अपन, यूपनिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी थे रेट के वेरिएशंस। नेक्स्ट अपन बात करेंगे डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। सेकेंड वन इज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। डेप्थ की मैंने बात करी थी, अभी मैंने बताया था कि आपका जो टाइडल वॉल्यूम यानी कि ईच रेस्पिरेशन में आपका इनहेल किया हुआ एयर का अमाउंट क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम, जिसको टीवी से भी आप इंडिकेट करते हो। तो वो कितना होता है, 500 ml होता है आपका नॉर्मल कितना होता है टाइडल वॉल्यूम, 500 ml। तो ये तो हो गई डेप्थ। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपकी डेप्थ बढ़ी हुई है उसका मतलब क्या होगा कि 500 ml से ज्यादा अगर आप एयर इनहेल कर रहे हो और डेप्थ का कम होना क्या होगा आपका, 500 ml से कम कर रहे हो। ठीक है, तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे होगा आपका डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन की मैं बात करूं तो अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड इन ईच रेस्पिरेशन के अंदर अमाउंट ऑफ एयर आप कितना इनहेल कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, डेप्थ बोलते हैं। इसको दूसरा नाम भी अपन क्या दे सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम। इसका दूसरा नाम भी अपन क्या कर सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम। अगर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम की बात करूं, नॉर्मल
टाइडल वॉल्यूम की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे कितना होता है आपका 500 ml जो है टाइडल वॉल्यूम देखने को मिलता है एक हेल्दी एडल्ट के अंदर। तो टाइडल वॉल्यूम का अमाउंट कितना हो गया 500 ml। ठीक है, तो इसको देखो अब आगे बताता हूँ मैं आपको। अगर आपका ग्रेटर देन 500 आप क्या कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, ग्रेटर देन 500 ml अगर आप एयर इनहेल कर रहे हो तो इसको बोलेंगे डीप रेस्पिरेशन। इसको क्या नाम देंगे, डीप रेस्पिरेशन। अगर यही अमाउंट लेस देन 500 ml है, यही अमाउंट क्या है, लेस देन 500 ml आप क्या कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, तो इसको क्या बोलेंगे, शैलो रेस्पिरेशन। शैलो रेस्पिरेशन यहाँ पे अपन इसको नाम देंगे। ठीक है, तो ये थे डेप्थ के बारे में कि डेप्थ क्या होती है, अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड इन ईच रेस्पिरेशन। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml होता है। अगर 500 ml से ज्यादा आप एयर को क्या कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, डीप रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, और अगर 500 ml से कम आप इनहेल कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, शैलो रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन थर्ड जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में बात करते हैं, रिदम। ठीक है, रिदम की अगर मैं बात करता हूं तो रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, रेगुलरिटी ऑफ रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, आपका जो रेस्पिरेटरी जो रेट है वो कितना रेगुलर है, यानी कि दो रेस्पिरेटरी साइकिल्स के बीच का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, वो इक्वल है कि अलग अलग है। ठीक है, तो ये सब चीजें किसके अंदर इंडिकेट करेंगे अपन, इसको रिदम के अंदर क्या काउंट करेंगे। नेक्स्ट अपन कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे आपका हाइपोक्सीमिया हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, एपनिया हो गया। ठीक है, तो कुछ टर्म्स हैं जो रेस्पिरेटरी रेट से रिलेटेड या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो उनको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है आपकी हाइपोक्सिया। सबसे पहली जो टर्म है वो क्या है आपकी, हाइपोक्सिया। ठीक है, अगर हाइपोक्सिया की मैं बात करता हूं तो डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन टिश्यू, डिक्रीज O2 लेवल इन टिश्यू। अगर आपके टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या नाम देंगे अपन, हाइपोक्सिया नाम देंगे। सेकंड वन है हाइपोक्सीमिया। ठीक है, जहां भी मिया वर्ड लग जाता है, मिया MIA, यानी कि वहां पे किसकी बात हो रही है, आपकी ब्लड की बात हो रही है। जैसे आपका एनीमिया, एनीमिया क्या होती है, आपकी ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी कि आपकी आरबीसी जो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उस कंडीशन को क्या नाम देंगे अपन, एनीमिया देंगे। ठीक है, तो मिया वर्ड किसके लिए यूज होता है, आपके ब्लड के लिए। ठीक है, सेम एज हाइपोक्सीमिया की अगर मैं बात करता हूँ तो डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल, डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कमी होना क्या बोलते हैं इसको, हाइपोक्सीमिया। थर्ड टर्म की मैं अगर बात करता हूं एपनिया। एपनिया की अगर मैं बात करता हूं तो अगर आपका रेस्पिरेशन सेवरल सेकंड्स के लिए क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, यानी कि आपका रेस्पिरेशन क्या हो जाता है, कुछ टाइम के लिए क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। अगर ये कंटिन्यू रह जाता है, यानी कि कंटिन्यू में आपका अगर रेस्पिरेशन रुका हुआ है तो उसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी अरेस्ट। ठीक है, अगर एपनिया काफी लंबे टाइम तक बना रहता है तो उस कंडीशन को क्या नाम देंगे अपन, रेस्पिरेटरी अरेस्ट। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ एपनिया की तो सीजेशन, सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन फॉर सेवरल सेकंड्स। ठीक है, कुछ टाइम के लिए अगर आपका रेस्पिरेशन रुका हुआ है तो उस कंडीशन को क्या नाम देंगे अपन, एपनिया। ठीक है, अगर कंटिन्यूएशन ऑफ एपनिया, अगर आपका एपनिया क्या रहता है, काफी टाइम तक रहता है। ठीक है, इफ एपनिया रिमेन्स फॉर लॉन्ग टाइम तो इसको क्या बोलते हैं अपन, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट आप कंडीशन को नाम दे देंगे। अगर नेक्स्ट अपन टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया का मतलब होता है कि आप जो रेस्पिरेशन कर पा रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ किसमें, स्टैंडिंग पोजीशन में आप कर पा रहे हो। ऑर्थोपनिया की अगर मैं बात करता हूं तो रेस्पिरेशन इन स्टैंडिंग पोजीशन,
रेस्पिरेशन इन स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है। रेस्पिरेशन इन स्टैंडिंग पोजीशन अगर आप देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन को क्या नाम देंगे अपन, ऑर्थोपनिया नाम देंगे। नेक्स्ट है आपका हाइपोवेंटिलेशन, या फिर पहले अपन बात कर लेते हैं हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन, अगर देखो दो टर्म होते हैं, एक हाइपोवेंटिलेशन होता है, एक हाइपर वेंटिलेशन होता है। अगर आपकी रेट एंड डेप्थ दोनों बढ़ी हुई हैं उस कंडीशन को नाम देंगे अपन क्या, हाइपर वेंटिलेशन। यानी कि आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी 20 से अबोव है और आपका जो डेप्थ है वो भी 500 ml से अबोव है, तो उस कंडीशन को क्या नाम देंगे, हाइपर वेंटिलेशन। इसका जस्ट अपोजिट अगर मैं बात करता हूँ हाइपोवेंटिलेशन, तो उसके अंदर क्या होगा, आपका रेट तो क्या हो जाएगा, लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट हो जाएगा, और डेप्थ की अगर मैं बात करूँ तो लेस देन 500 ml आपको वहाँ पे डेप्थ देखने को मिलेगी। इस कंडीशन को अपन नाम देंगे हाइपोवेंटिलेशन, ठीक है। तो अपन डिस्कशन करते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो क्या था, हाइपर वेंटिलेशन इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन की रेट एंड डेप्थ दोनों अगर बढ़ी हुई है उस कंडीशन को नाम देंगे अपन हाइपर वेंटिलेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइपोवेंटिलेशन के बारे में। हाइपोवेंटिलेशन की अगर मैं बात करूं तो इस कंडीशन को क्या बोला अपन ने कि डिक्रीज इन रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ पे आपका रेट एंड डेप्थ दोनों क्या होंगी, कम देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आपका साइनोसिस, नेक्स्ट कंडीशन आपकी साइनोसिस। साइनोसिस की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्या होता है कि आपका जो टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है। हाइपोक्सिया की कंडीशन के दौरान आपका स्किन का क्या देखने को मिलता है, डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, साइनोसिस, यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन टिश्यू, ठीक है। उस कंडीशन को अपन क्या नाम देंगे, साइनोसिस नाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ bluish discoloration of skin due to decreased oxygen level, ठीक है। डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल की वजह से क्या हो जाता है, आपका ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। उस कंडीशन को अपन क्या नाम देंगे, अपन साइनोसिस नाम देंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो डिस्निया, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी कंडीशन आपकी, 8th वन, डिस्निया। डिस्निया की अगर मैं बात करता हूँ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग या फिर लेबर्ड ब्रीदिंग को अपन क्या बोलते हैं, डिस्निया बोलते हैं, ठीक है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग या फिर लेबर्ड ब्रीदिंग, लेबर्ड ब्रीदिंग या फिर फोर्सफुल ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं, या फिर डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग। तो इस कंडीशन को अपन क्या नाम देंगे, डिस्निया नाम देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म है आपकी एस्पेक्सिया। एस्पेक्सिया की अगर मैं बात करता हूं तो मोस्टली न्यूनेट्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, स्टेट ऑफ सफोकेशन देखने को मिलता है, यानी कि उसको बेचैनी या घबराहट जैसे टाइप में उसको फील होती है। तो स्टेट ऑफ सफोकेशन को अपन क्या बोलते हैं, एस्पेक्सिया, स्टेट ऑफ सफोकेशन, इसको क्या नाम दिया अपन ने, एस्पेक्सिया। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करी अपन ने, ठीक है। इसके अलावा एक हाइपर कैप्निया, एक क्या होता है, हाइपर कैप्निया, ठीक है। हाइपर कैप्निया या हाइपर कार्बिया, ठीक है। हाइपर कार्बिया बात करूं या फिर हाइपर कैप्निया की मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका जो CO2 की कंसेंट्रेशन अगर आपकी बॉडी के अंदर बढ़ गई है, यानी कि CO2 का अगर रिटेंशन हो रहा है, तो उस कंडीशन को अपन क्या नाम देंगे, हाइपर कैप्निया नाम देंगे या फिर हाइपर कार्बिया नाम देंगे, ठीक है। रिटेंशन ऑफ CO2, रिटेंशन ऑफ CO2, रिटेंशन ऑफ CO2 इनटू
इनटू बॉडी, ठीक है। वो चाहे ब्लड हो चाहे आपका टिश्यू, उस लेवल पे अगर CO2 का क्या हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है, तो उस कंडीशन को अपन क्या नाम देंगे, हाइपरकैप्निया नाम देंगे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको ध्यान रखना है। हाइपरकार्बिया और हाइपरकैप्निया दोनों एक ही कंडीशन होती है, रिटेंशन ऑफ CO2 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। तो इनके अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे आपका स्टार टोरस रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। स्टार टोरस के अलावा आपका काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन हो गया, कुसमोल्स रेस्पिरेशन हो गया, ये कुसमोल्स ब्रीदिंग हो गई, ठीक है। इसके अलावा बायोट्स रेस्पिरेशन हो गया आपका, ठीक है। साई हो गया, रेल हो गया, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो आपका PLB पर्स लिप ब्रीदिंग हो गया। तो ये कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है, तो इनको अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपका स्टार टोरस रेस्पिरेशन। सबसे पहला क्या है, स्टार टोरस रेस्पिरेशन। स्टार टोरस रेस्पिरेशन, अगर इसमें मैं बात करता हूं तो इसके अंदर क्या होता है, नॉइसी एंड स्नोरिंग साउंड होता है। नॉइजी रेस्पिरेशन रहता है, स्नोरिंग साउंड डेवलप होता है वहां पे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, जब आपकी एयर पास करती है थ्रू द सीक्रेशन, सीक्रेशन के थ्रू अगर आपकी एयर क्या करती है, पास करती है, तो उस कंडीशन में नॉइसी आपका रेस्पिरेशन रहता है और स्नोरिंग साउंड्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है। ऐसा कौन सी कंडीशन देखने को मिलता है, एक्यूट एल्कोहलिज्म। एक्यूट एल्कोहलिज्म की कंडीशन में ऐसा देखने को मिलता है, तो उसको कौन सा का नाम देंगे अपन, स्टार टोरस रेस्पिरेशन। तो अपन बात करते हैं नॉइसी, डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। नॉइसी रेस्पिरेशन विद स्नोरिंग साउंड ड्यू टू एयर passes through secretions, ठीक है। अगर आपकी एयर पास कर रही है थ्रू द सीक्रेशंस, उस कंडीशन में नॉइजी रेस्पिरेशन रहता है, स्नोरिंग साउंड्स डेवलप होती हैं, उस कंडीशन को नाम देते हैं अपन स्टार टोरस रेस्पिरेशन। अगर मैं बात करता हूँ एग्जांपल की, तो एग्जांपल यहाँ पे हो गया एक्यूट एल्कोहलिज्म। एक्यूट एल्कोहलिज्म की कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा स्टार टोरस रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अब दूसरी बात करते हैं अपन क्रो लाइक साउंड्स के अंदर। क्रो लाइक साउंड्स को अपन बोलते हैं स्ट्राइडर साउंड, ठीक है। सेकंड है आपका स्ट्राइडर साउंड या क्रो लाइक रेस्पिरेशन। क्रो साउंड लाइक रेस्पिरेशन, ठीक है। या फिर इसका दूसरा नाम क्या दिया अपन ने, दूसरा नाम दिया स्ट्राइडर, स्ट्राइडर रेस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हैरेश आपकी यानी काफी जो आपके कानों को अच्छी नहीं लगने वाली वॉइस होगी, वाइब्रेटिंग साउंड होगी, जैसे कि आपका जो कोए की जैसी आवाज होती है, उस तरीके की रेस्पिरेशन यहाँ पे रेस्पिरेशन के दौरान आवाजें वहां पे देखने को मिलती है। हाई पिच साउंड रहेगी, वाइब्रेटिंग रहेंगी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ हैरेश, वाइब्रेटिंग हाई पिच साउंड, high pitched sound due to obstruction in passage of air, ठीक है। एयर पासेज में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, उसकी वजह से रैश, वाइब्रेटिंग एंड हाई पिच साउंड क्या होती है, डेवलप होती है। ऐसे कंडीशन को क्या नाम देते हैं अपन, स्ट्राइडर रेस्पिरेशन नाम देते हैं। स्ट्राइडर रेस्पिरेशन की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। FBAO के अंदर आपका ऐसा देखने को मिलता है। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ लैरिंजाइटिस, ठीक है। लैरिंजाइटिस में भी ऐसा देखने को मिलता है। लैरिंजाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैरिंग्स, ठीक है। उसके अंदर भी क्या होगा, लैरिंग्स के थ्रू आपकी एयर क्या होगी, प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो पाएगी, तो वहां पे भी वाइब्रेटिंग और हाई पिच्ड साउंड क्या हो जाएंगे, डेवलप होने लग जाएंगे ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ऐसा कंडीशन को क्या नाम देते हैं अपन, स्ट्राइडर साउंड नाम देते हैं, स्ट्राइडर रेस्पिरेशन नाम देते हैं। ऐसा कहां पे देखने को मिलता है, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन ऑब्स्ट्रक्शन एंड लैरिंजाइटिस की कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा क्रो लाइक साउंड।
नेक्स्ट अपन कुछ और है यहाँ पे, जैसे कि अपना यूक्निया, ठीक है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपन यहाँ पे देख के समझेंगे यूक्निया को। सबसे पहली बात करता हूं मैं यूक्निया। ठीक है, यूक्निया की अगर हम बात करता हूं तो मैंने बताया आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अपन इसको समझेंगे। ठीक है, इस वाले एक्सिस पे अपन ले लेंगे रेट, सॉरी डेप्थ को, एंड इस वाले एक्सिस पे ले लेंगे अपन रेट को। ठीक है, एक अगर ब्रीथिंग साइकिल की मैं बात करता हूं तो अराउंड 4 सेकंड्स के अंदर आपका एक रेस्पिरेटरी साइकिल क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये वाला अपन मानते हैं 0। ठीक है, इस वाले को अपन क्या मानेंगे, 0, यानी कि यहाँ पे आपका पोज होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका पोज 0। ठीक है, ये -1 होगा, यानी कि इधर आपका क्या होगा इस वाले में एक्सपायरेशन, और ये क्या होगा आपका इस वाले, इसमें अगर कोई वेव देखने को मिल रही है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इंस्पायरेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइम की, बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे आपका वहां पर 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये आपका टाइम एक्सेस हो गया, ये आपका डेप्थ एक्सेस हो गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यूक्निया की। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ एक लेवल अपन मान लेंगे, यहाँ पे कितना हो गया आपका 500 ml, और इधर इसको मान लिया अपन ने कितना 500 ml। ठीक है, डेप्थ की बात करें तो यहाँ पे ml का बात कर रहे हैं, और अगर रेट की बात करें तो वहाँ पे टाइम की बात करेंगे अपन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यूक्निया की। यूक्निया की हम बात करता हूँ तो आपका जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, और वो कहाँ तक पहुँचेगा, एक नॉर्मल रेट तक, यानी नॉर्मल डेप्थ तक पहुँचेगा, और ये यहाँ आके आपका फिनिश हो जाएगा। यानी कि ये जो देखिए, इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए, और इसको भी क्या नहीं करना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ तो यूक्निया की, यूक्निया की अगर अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जो इंस्पिरेशन है उसके अंदर कितना अराउंड 500 ml आपका एयर क्या हो रहा है, इंस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, इंस्पायर किया जा रहा है, यानी कि इनहेल किया जा रहा है। अगर एक्सपायरेशन की अगर बात करूँ तो यहाँ पे कितना अराउंड 5 ml जो एयर है वो क्या किया जा रहा है, एक्सहेल किया जा रहा है। तो ये तो होगी यूक्निया की बात, और अराउंड 4 सेकंड्स के अंदर आपका क्या हो रहा है, एक रेस्पिरेटरी साइकिल कंप्लीट हो रहा है। सेम लाइक सेकंड अपन बात करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न, यानी कि एवरी 4 सेकंड्स के अंदर अराउंड आपका क्या हो रहा है, एक रेस्पिरेटरी साइकिल कंप्लीट हो रहा है, और जो डेप्थ है वो भी कितनी है इसकी 500 ml है। तो ये तो बात हो गई आपकी किसकी, यूक्निया की। ठीक है, ऐसा कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगा, आपका यूक्निया का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपको ऐसे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका मैं बात करता हूँ यहाँ पे कुस्मोल्स ब्रीदिंग, कुस्मोल्स ब्रीदिंग। ठीक है, कुस्मोल्स ब्रीदिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो कुस्मोल्स ब्रीदिंग देखने को मिलता है आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर क्या होता है, आपका जो ब्लड की जो पीएच है वो कैसे हो जाती है, <7 हो जाती है। ठीक है, यानी कि आपके ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट जो एसिडिक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको उसको मैनेज यानी कि उसको कंपनसेट करने के लिए क्या कर लिया जाता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू रेस्पिरेशन की डेप्थ और साइकिल को क्या कर लिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। डेप्थ एंड रेट को क्या कर लिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, सेकंड है कुस्मोल्स, कुस्मोल रेस्पिरेशन। कुस्मोल रेस्पिरेशन की अगर अपने यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने क्या बताया, यहाँ पे रेगुलर
रेगुलरिटी ऑफ द ब्रीदिंग होगी, यानी कि जो रेस्पिरेटरी रिदम जो होगी वो तो क्या होगी, रेगुलर होगी, लेकिन वहां पे हाइपर वेंटिलेशन आपको देखने को मिलेगा, हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलेगा विद रेगुलर इंटरवल। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो CO2 है उसका रिटेंशन बढ़ रहा है, यानी कि आपका CO2 कैसा है, एसिडिक नेचर का है, ठीक है। और आप कूसमोल्स ब्रीदिंग मैंने आपको बताया कि कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में, ठीक है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए अब कौन कंपनसेट करेगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। भाई मेटाबॉलिक अगर आपकी एबनॉर्मलिटी कोई भी होती है, एसिडिक नेचर का अगर आपका बढ़ रहा है मेटाबॉलिक रीजंस की वजह से, तो उसको कंपनसेट कौन करेगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से मैनेज करेगा, या तो अपने रेट और डेप्थ बढ़ा दे या कम कर दे, इसी तरीके से मैनेज करेगा। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कूसमोल्स रेस्पिरेशन में, तो यहाँ पे क्या कर लेता है, अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से कंपनसेट करता है कि ये अपने रेट और डेप्थ दोनों को क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है, लेकिन रेगुलरिटी ऑफ रिदम रहेगी, ठीक है। यानी कि रिदम क्या रहेगी उसकी, रेगुलर रहेगी। बात करते हैं कूसमोल्स ब्रीदिंग की, तो मैंने क्या बात करी कि यहाँ पे डेप्थ भी ज्यादा होगी और रेट भी ज्यादा होगी, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे डेप्थ देखते हैं एक्सीड कर रही है 500 ml को, यानी कि हाइपर वेंटिलेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और एक्सेल भी कितना होता है, ग्रेटर देन 500 ml आपका एयर क्या हो रहा है, वहाँ पे एक्सेल हो रहा है। तो ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, कूसमोल्स रेस्पिरेशन में देखने को मिलेगा। डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, रेगुलर इंक्रीज rate and depth of respiration due to metabolic acidosis। जब मैं आपको एसिड बेस इम्बैलेंस पढ़ाऊंगा उसमें आपको और ज्यादा डिटेल से बताऊंगा कि कूसमोल्स रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है, कौन कौन सी मेटाबॉलिक कंडीशंस होती हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ, ऐसा रेस्पिरेशन किसमें देखने को मिलेगा, कीटो एसिडोसिस। एग्जांपल क्या है, कीटो एसिडोसिस, ठीक है। जब भी आपकी मेटाबॉलिक कोई एबनॉर्मलिटी होती है, मेटाबॉलिक चाहे एसिडोसिस हो चाहे मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो, तो उसको कंपनसेट कौन करता है, रेस्पिरेटरी। अगर रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस या फिर एसिडोसिस हो रहा है तो उस कंडीशन को कौन कंपनसेट करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये दोनों आप एक दूसरे के अपोजिट काम करते रहते हैं एक दूसरे को कंपनसेट करने के लिए। तो कूसमोल्स रेस्पिरेशन की मैंने बात करी, यहाँ पे क्या होगा, आपका रेट एंड डेप्थ दोनों के देखने को मिलेंगे, ज्यादा देखने को मिलेंगे ड्यू टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। एग्जांपल की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका कीटो एसिडोसिस, ठीक है। तो ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वहां पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट कौन सा है, काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, अगर काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन की मैं बात करता हूँ, ठीक है, काफी बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अंदर क्या होता है, रिदमिक एपिसोड्स आते हैं। इसके अंदर क्या होता है, वेरी शैलो रेस्पिरेशन से स्टार्ट होता है, यानी कि डेप्थ पहले बहुत कम होगी, यानी कि हाइपोपनिया देखने को मिलेगा, ठीक है। देन धीरे धीरे उसकी डेप्थ क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, यानी कि हाइपर वेंटिलेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। एक पीक आएगा, यानी कि एक मैक्सिमम लेवल तक वो हाइपर वेंटिलेशन आपको पहुंचेगा। देन वापस से क्या होगा, उसमें हाइपो वेंटिलेशन होगा। देन उस हाइपो वेंटिलेशन के बाद में एक क्या आएगा, टेम्परेरी पोज आएगा। टेम्परेरी क्या आएगा, पोज आएगा। नेक्स्ट फिर वापस से साइकिल स्टार्ट होगी, बहुत ही क्या होगा, वहाँ पे हाइपोवेंटिलेशन होगा। हाइपोवेंटिलेशन धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता कहाँ तक पहुंचेगा, हाइपर वेंटिलेशन तक। हाइपर वेंटिलेशन के बाद में वापस से हाइपोवेंटिलेशन होगा और देन वापस से क्या आएगा, पोज आएगा। अगर ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन को क्या नाम देंगे, काइनस स्ट्रोक रेस्पिरेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करता हूँ तो मैंने क्या बताया कि वेरी हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे रेट एंड डेप्थ क्या होंगी, दोनों ही कम होंगी। रेट कम होगी यानी कि आपकी जो ब्रीदिंग साइकिल है वो ज्यादा टाइम में कंप्लीट होगी। एक ब्रीदिंग साइकिल क्या होगी, ज्यादा टाइम में कंप्लीट होगी, यानी कि वो कितना टाइम लेगी, ग्रेटर देन 4 सेकेंड्स आपका टाइम पीरियड वहां पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो आपकी जो साइकिल है वो भी ज्यादा टाइम में कंप्लीट होगी, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, हाइपोवेंटिलेशन। अब ये हाइपोवेंटिलेशन धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगा, आपका हाइपर वेंटिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा हो गया, आपका हाइपर वेंटिलेशन हो गया। देन वापस से ये क्या होगा, धीरे धीरे वापस से हाइपो वेंटिलेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हाइपो वेंटिलेशन के बाद में ये क्या होगा, एक धीरे से इसमें
पोज आएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पोज आ जाएगा। देन अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, पोज के बाद में वापस से क्या होगा आपका हाइपोवेंटिलेशन, धीरे धीरे हाइपरवेंटिलेशन, हाइपरवेंटिलेशन के बाद में वापस से हाइपोवेंटिलेशन एंड देन एक फिर से पोज आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन को अपन ने क्या नाम दिया है, काइनेस स्ट्रोक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे डेप्थ कम है यानी कि हाइपो वेंटिलेशन, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, हाइपो वेंटिलेशन। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, हाइपर वेंटिलेशन, यहाँ पे क्या है, हाइपर वेंटिलेशन। देन वापस से क्या है आपका हाइपो वेंटिलेशन एंड देन ये क्या है आपका एक पोज, यहाँ पे क्या हुआ, एपनिया, ठीक है। तो कंडीशन आपको यहाँ पे समझ में आ गई कि हाइपोवेंटिलेशन से आपका रेस्पिरेशन शुरू होता है, वो हाइपरवेंटिलेशन तक पहुंचता है, देन वापस से हाइपोवेंटिलेशन, देन एक कंडीशन जहाँ पे टेम्परेरी क्या आता है आपका पोज देखने को मिलता है, ठीक है। और ये कैसे रहेंगे, रिदमिक रहेंगे, ठीक है, ये कैसे रहेंगे, रिदमिक रहेंगे, यानी कि इनकी जो रिदम है या फिर इनकी जो रेगुलरिटी है वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में ही ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अपन बात करते हैं डेफिनेशन की, ठीक है। द रिथमिक वैक्सिंग एंड वीनिंग ऑफ, वैक्सिंग एंड वीनिंग का मतलब क्या हो गया कि आपको जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें क्या देखने को मिल रहा है कि पहले बहुत धीरे धीरे से आपकी वेव्स मिल रही है, देन वो क्या होंगी, उनकी इंटेंसिटी बढ़ गई है, देन वापस से उनकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उस कंडीशन को क्या नाम देंगे, वैक्सिंग एंड वीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन, वैक्सिंग एंड वीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन फ्रॉम very shallow respiration to very deep respiration followed by a temporary apnea, followed by a temporary apnea, ठीक है। एक एपनिया की कंडीशन भी वहां पे आपको देखने को मिलेगी। तो इस डेफिनेशन के बारे में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। प्रॉपर ऐसे ही डेफिनेशन उठा के दी थी और उन्होंने पूछा था कि ये डेफिनेशन किसको इंडिकेट करे या फिर ऐसा रेस्पिरेटरी पैटर्न कौन सी रेस्पिरेटरी कंडीशन में देखने को मिलेगा, तो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा आपको, काइनेस स्ट्रोक रेस्पिरेशन में। द वैक्सिंग एंड वीनिंग, ठीक है, रिदमिक होंगे, सबसे पहली बात ये क्या होंगे, रिदमिक होंगे, ठीक है। वैक्सिंग एंड वीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन, और वैक्सिंग एंड वीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन फ्रॉम वेरी शैलो, शैलो का मतलब क्या हो गया, हाइपोवेंटिलेशन, शैलो का मैंने बताया था कि यहाँ पे आपकी डेप्थ क्या होगी, कम होगी, ठीक है। शैलो रेस्पिरेशन टू वेरी डीप, डीप का मतलब क्या हो गया, हाइपरवेंटिलेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वेरी डीप रेस्पिरेशन, ये क्या चीज को फॉलो करेगा, एक टेम्परेरी एपनिया को यहाँ पे ये किसको फॉलो करेगा, आपका टेम्परेरी एपनिया को फॉलो करेगा। देन वापस से क्या होगा आपका, वेरी शैलो रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा, देन वेरी डीप, देन वेरी शैलो एंड देन आपका फिर से एक पोज यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन कौन सी उसमें देखने को मिल रही है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में, काइनेस स्ट्रोक रेस्पिरेशन में ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बायोट्स रेस्पिरेशन, नेक्स्ट है आपका बायोट्स रेस्पिरेशन। अगर बायोट्स रेस्पिरेशन की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, या तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न होगा यानी कि यूपनिया होगा, ठीक है। और ये यूपनिया किस में कन्वर्ट होगा, सडन एपनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सडन एपनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को क्या नाम दिया अपन ने, बायोट्स रेस्पिरेशन। देखते हैं बायोट्स रेस्पिरेशन, बायोट्स रेस्पिरेशन मैंने क्या बताया कि तो नॉर्मोपनिया होगा या फिर हाइपरोपनिया होगा, यानी कि हाइपरवेंटिलेशन होगा या फिर यूपनिया होगा, कोई भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। और वो किस में कन्वर्ट होगा, एक सडन पोज यानी कि सडन एपनिया के अंदर कन्वर्ट होगा, उस कंडीशन को अपन ने क्या नाम दिया है, बायोट्स रेस्पिरेशन, ठीक है। वही आपका 500 ml, ये आपका जीरो लेवल पोज लेवल,
ये क्या था आपका इंस्पिरेशन, और ये क्या था आपका एक्सपिरेशन। मैंने बात करी कि ये तो नॉर्मोपनिया होगा या फिर हाइपरोपनिया होगा, ठीक है, नॉर्मोपनिया होगा या फिर हाइपरोपनिया भी हो सकता है। तो अपन ग्राफ में ओनली एक ही देखेंगे, नॉर्मोपनिया के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका जो रेस्पिरेशन होगा वो नॉर्मोपनिया होगा, ठीक है, एंड देन ये क्या होगा, सडन पोज होगा, ठीक है, फिर से वापस से स्टार्ट होगा ये नॉर्मोपनिया में ही, और देन वापस से क्या हो जाएगा, एक सडन पोज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि एक सीरीज होगी, ठीक है, सीरीज हो रही है, नेक्स्ट फिर से वापस से क्या होगा, वापस से इसका आपका नॉर्मोपनिया एंड देन पोज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक सीरीज ऑफ नॉर्मोपनिया, हाइपरोपनिया फॉलोड बाय एपनिया, फॉलोड बाय एपनिया। इस कंडीशन को अपन ने क्या नाम दिया है, बायोट्स रेस्पिरेशन, ठीक है। इस सीरीज ऑफ नॉर्मोपनिया और हाइपरोपनिया followed by एपनिया, ठीक है। इस कंडीशन को अपन क्या नाम देंगे, बायोट्स रेस्पिरेशन, अपन इस कंडीशन को नाम देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका वीजिंग साउंड। नेक्स्ट रेस्पिरेशन कौन सा है, वीजिंग साउंड। वीजिंग साउंड में क्या होता है, पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड होंगे या तो आपके ब्रोंक्यूल्स, या फिर उनमें क्या होगा, नैरोइंग ऑफ ब्रोंक्यूल्स देखने को मिलेगी। अगर ऐसी कंडीशन में जैसे आपकी एयर पास होती है, पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड या फिर पार्शियली नैरोइंग ऑफ द ब्रोंक्यूल्स से अगर आपकी एयर पास होती है, तो वहां से म्यूजिकल विस्लिंग साउंड क्या होती है, डेवलप होती है। उसी को क्या नाम देते हैं अपन, वीजिंग साउंड्स नाम देते हैं, वीजिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे साउंड कैसी होगी, म्यूजिकल विस्लिंग साउंड, म्यूजिकल whistling sound due to air pass करेगी कहां से, थ्रू नैरो ऑब्लिक partially obstructed bronchioles, ठीक है। पार्शियली या फिर नैरो जो आपकी ब्रोंक्यूल्स है, वहां से जैसे ही एयर पास होगी तो वहां से कैसी साउंड होगी, म्यूजिकल विस्लिंग साउंड क्या होगी, डेवलप होगी। उस कंडीशन को अपन क्या नाम देंगे, वीजिंग साउंड अपन नाम देंगे। ऐसा भी किस में देखने को मिलेगा, अस्थमा में देखने को मिलेगा एंड एफबीएओ में देखने को मिलेगा, अस्थमा या एफबीएओ, ठीक है। अस्थमा या एफबीओ की कंडीशन में कौन सा रेस्पिरेटरी पैटर्न देखने को मिलेगा, वीजिंग रेस्पिरेटरी पैटर्न आपको वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अपन नेक्स्ट साई रेस्पिरेशन, साई रेस्पिरेशन। अगर मैं साई रेस्पिरेशन की बात करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा आपको एंजाइटी या ग्रीफ के टाइम पे देखने को मिलता है, यानी कि आप अपने बहुत ही किसी प्यारे इंसान को खो देते हो, और उस कंडीशन को अपन क्या नाम, उस कंडीशन से जिससे आप गुजर रहे हो तो उसको अपन ग्रीफ नाम देते हैं। साइकेट्रिक की कंडीशन है, ठीक है, आप साइकोलॉजी में पढ़ोगे, ठीक है। साई रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इनहेलेशन थ्रू द नोज, नोज के थ्रू आप क्या करते हो, एयर इनहेल करते हो, देन अपन क्या करते हैं, उसको स्लोली अपन कहा, थ्रू द ओरल, थ्रू द आपका जो ओरल कैविटी होता है या फिर माउथ जो होता है, उसके थ्रू अपन क्या करते हैं, धीरे धीरे एक्सहेल करते हैं, और ये कैसा होता है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सहेलेशन होता है थ्रू द माउथ। तो अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन को अपन क्या नाम देते हैं, साई रेस्पिरेशन नाम देते हैं। डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इनहेलेशन थ्रू nose which is exhaled by mouth with prolonged time duration, ठीक है। जो आपकी एक्सहेलेशन की जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो क्या रहेगी, प्रोलॉन्ग रहेगी थ्रू द माउथ। एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो ऐसा कहां देखने को मिलता है, एंजाइटी एंड
एंजाइटी एंड ग्रीफ, ठीक है। एंजाइटी और ग्रीफ की कंडीशन में आपको कौन सा रेस्पिरेशन देखने को मिलता है? शाई रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट वन लास्ट आपका है PLB, पर्स्ड लिप ब्रीथिंग, PLB, पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। इसको समझते हैं। पर्स्ड लिप ब्रीदिंग कब होती है? जब आपके CO2 का रिटेंशन यानी कि आपका हाइपर वेंटिलेशन के बाद में आपको देखने को मिलेगी, या फिर ऐसी कोई कंडीशन हो जिसके अंदर आपको CO2 का रिटेंशन ज़्यादा हो रखा हो CO2 का रिटेंशन, और आप उसको क्या कर रहे हैं, वॉश आउट कर रहे हैं। या फिर आपका एटेलेक्टेसिस जैसे हो गया, जिसके अंदर ओवर डिस्टेंशन ऑफ एल्वेओलाई देखने को मिलता है, या ऐसी कोई भी कंडीशन जिसके अंदर एल्वेओलाई के कोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं, तो वहाँ पे अपने को कौन सा रेस्पिरेटरी पैटर्न फॉलो करने को बोला जाता है? PLB, पर्स्ड लिप ब्रीथिंग। इसमें क्या होता है, थ्रू द नोज आप क्या करते हो, एयर को इनहेल करते हो, देन जो एक्सहेल जब आप करते हो तो उस टाइम के दौरान आप क्या करते हो, अपने जो लिप्स होते हैं उनको क्या कर देते हो, प्रेस कर देते हो, यानी कि उनको आप क्लोज करके रखते हो, टाइटली क्लोज लिप्स से आप क्या करते हो, एक्सहेल करते हो। इससे क्या होता है, पॉजिटिव प्रेशर आपका क्या होता है, डेवलप होता है इनटू द थोरेसिक कैविटी या इनटू द लंग्स, जिससे आपके जो एल्वेओलाई है वो क्या नहीं हो पाते, कोलैप्स नहीं हो पाते। सेकेंडली अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगता है, जिससे कि आपने जो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन इनहेल की है वो क्या करती है, ज़्यादा अच्छे से यूज़ की जाती है, और आपका CO2 जो है वो वापस से वहाँ से क्या थ्रू द एक्सहेलेशन क्या कर दिया जाता है, आउट कर दिया जाता है। तो ये था आपका PLB। डेफिनेशन की बात करते हैं अपन, इनहेल थ्रू द एयर, inhale through the nose and exhalation through tightly pressed lips। टाइटली प्रेस लिप्स से आप क्या करते हो, एक्सहेल करते हो। ऐसा क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एल्वेओलाई, कोलैप्सन ऑफ द एल्वेओलाई को प्रिवेंट करने के लिए आप ऐसा करते हो। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे हाइपरकैप्निया, हाइपरकैप्निया की कंडीशन को भी आप क्या कर सकते हो, उससे ट्रीट कर सकते हो। कैसे कि आपके हाइपरकैप्निया में क्या हो रहा है, CO2 का रिटेंशन हो रहा है, ठीक है। अगर आप रिटेंशन किसका बढ़ा दोगे भाई, प्रेस लिप से आप क्या कर रहे हो, अपने जो लंग्स के अंदर जो एयर जो आपने ली है उसको क्या कर रहे हो, रिटेंशन कर रहे हो, उसको वहां पे रोक रहे हो, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हो, ताकि वहां से जो ऑक्सीजन है वो तो यूज हो सके, और CO2 क्या हो सके, जो आपकी एक्सहेलेशन जो एयर है उसके अंदर वापस से आ सके, ठीक है। तो ऐसा करने को बोला जाता है, किसकी कंडीशन में, हाइपरकैप्निया की कंडीशन में पर्स्ड लिप ब्रीदिंग को फॉलो करने को कहा जाता है, ठीक है। तो ये था आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, यानी कि रेस्पिरेशन जो आपका थर्ड वन क्या था, आपका वाइटल साइन था, ठीक है। इसके बारे में अपन ने पढ़ा, यहाँ पे रेट क्या होती है, डेप्थ क्या होती है, कुछ टर्मिनोलॉजी अपन ने डिस्कस करी, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है। इसके अलावा रेगुलेशन सेंटर कौन सा होता है, रेट को कौन रेगुलेट करता है, डेप्थ को कौन रेगुलेट करता है, ये सभी डिस्कशन अपन ने यहाँ पे इस क्लास में किए हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।